नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर की सीरीज में आज हम उन बागी विधायकों में उस विधायक के नाम पर आ चुके हैं जिसने बगावत करके न सिर्फ अपनी सियासी राजनीति को खराब किया बल्कि अपने बेटे की भी राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल ला दिए। बात राकेश पांडे और रितेश पांडे की। राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के जलालपुर से विधायक थे क्या? हैं अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से। लेकिन राज्यसभा चुनावों में राकेश पांडे उन 7 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस कदम ने समाजवादी पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में तनाव पैदा किया है और उनकी विधायकी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इंटरनल सोर्सेज ये बात बताते हैं कि राकेश पांडे की इस बगावत के पीछे उनके बेटे रितेश पांडे थे। जी, खबरें ये आई कि जिस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ था साल 2023 में, उसके साल भर के बाद लोकसभा का चुनाव होना था। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे साल 2019 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसी के बैनर से अंबेडकर नगर से सांसद थे। रितेश पांडे को असल में यह लग रहा था कि इस बार अंबेडकर नगर से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां से लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया था। रितेश पांडे का दिल धक धक कर रहा था। उनको लगा कि अगर भाजपा नहीं गए, भाजपा का सपोर्ट नहीं मिला तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो भी उसी ख्वाबो ख्याल में थे ना, मोदी जी की लहर देश में, योगी जी का प्रचंड बहुमत प्रदेश में, तो वो जहां चाहेंगे वहां सांसद विधायक खड़े हो जाएंगे और उसी लहर में रितेश पांडे भी चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने भाजपा से संपर्क किया। भाजपा ने यह शर्त रख दी कि आपके पिता राकेश पांडे जो विधायक हैं जलालपुर से, वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट देंगे तो हम आपको अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ा देंगे। भाजपा ने यह शर्त रितेश पांडे के सामने रखी। बेटा भागा भागा पिता के पास आया। पिता से कहा कि पापा, अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगे तो मेरा टिकट फंस जाएगा। पिता थे, क्या ना करते, उन्होंने अपने बेटे रितेश पांडे के राजनीतिक भविष्य के लिए भाजपा को वोट दे दिया और इसी बहाने भाजपा ने उन्हें, उनके बेटे को शरण दे दी। राकेश पांडे को बाहरी तौर पर शरण दे दी और रितेश पांडे को अंदरूनी तौर पर पार्टी ज्वाइन कराई। दिल्ली में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और फिर उनको अंबेडकर नगर से टिकट मिल गया। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है कि पिता ने बेटे के कहने पर बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए भाजपा के साथ सौदा कर लिया। अब चूंकि पिताजी अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित थे, लिहाजा दोनों लोगों ने भाजपा की शरण ले ली। अंबेडकर नगर से उन्होंने चुनाव लड़ लिया। लेकिन नतीजा क्या रहा? लालजी वर्मा ने ऐसी पटकनी दी कि 1 लाख के मार्जिन से लालजी वर्मा चुनाव जीते। अब रितेश पांडे चुनाव हार गए। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। राजनीतिक तौर पर दोनों पिता पुत्र सन्नाटे में हैं। पूरी कहानी सुनते रहिए, बड़ा मजा आएगा। जलालपुर से समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे दल बदलू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो कभी बसपा में रहे, फिर वो सपा में आए, सपा से वो भाजपा की तरफ सम्मोहित हो गए। लेकिन उनका वो सम्मोहन जो है वो टूट गया है। कहा यह जा रहा है कि दोनों बाप बेटे चाचा शिवपाल यादव के संपर्क में हैं और चाचा के मार्फत, चाचा के जरिए वो समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से अपनी राहें तलाश रहे हैं। राकेश पांडे वापस से मान मनोवल के दौर में है और रितेश पांडे ये बात जानते हैं कि भाजपा में उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। लोकसभा का चुनाव तो दूर है, विधानसभा में नहीं मिलेगा। ये भाजपा है, लंगड़े घोड़ों पर दांव नहीं लगाती। यहां पर एक पार्टी में बाप बेटों में एक ही को टिकट मिलता है। 25 उदाहरण दे दूं आपको। मेनका गांधी, वरुण गांधी, जब लोकसभा में टिकट देने की बात आई तो एक के लिए टिकट कहा गया। मेनका गांधी को टिकट मिला तो वरुण गांधी पैदल हो गए। बड़े नेता राजनाथ सिंह, उनके 2 बेटे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं।
एक बेटे को टिकट मिला, एक बेटा सिर्फ वरिष्ठ नेता के तौर पर बैनर पोस्टर में अपनी फोटो छपवाता है। आज तक टिकट नहीं मिल पाया विधानसभा या कहीं का भी। तो भाजपा फिर इन दोनों बाप बेटे को कैसे हजम करेगी? या तो राकेश पांडे टिकट ले ले या रितेश पांडे टिकट ले ले। यह सपा ही है जहां पर इनको पता है कि बाप और बेटे दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राकेश पांडे का अंबेडकर नगर, जलालपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जैसी बेल्ट में एक बड़ा वजूद है, बड़े कद के नेता है। साल 2002 में जलालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी पर इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन 5 साल बाद 2007 में वो चुनाव हार गए, जिसके बाद फौरन उनका समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया, तो बसपा में शामिल हो गए। साल 2009 के परिसीमन के बाद जो लोकसभा सीट पर सामान्य चीजें हुई, तो वहां पर बसपा के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे, सांसद बन गए। बसपा में पकड़ मजबूत हुई, तो अब बारी अपना तो हो गया, अब बेटे के लिए भी तो काम करना है। 2012 में ही अपने बेटे रितेश पांडे को उन्होंने जलालपुर इसी सीट से टिकट दिलवाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। फिर 2017 में वो रितेश पांडे को लेकर बसपा के उम्मीदवार बने और 2017 में वो चुनाव जीत गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ, तो ये अंबेडकर नगर की जो सीट थी, ये बसपा जो है वो पाले में आई और बसपा ने रितेश को यहां से टिकट दे दिया, वो सांसद बन गए। लेकिन बहुत बड़ी ये जीत थी, उन्होंने बीजेपी के मुकुट बिहारी को हराया था। मुकुट बिहारी अपने आप में बड़े कद्दावर नेता थे, रितेश पांडे का कद बढ़ गया। इसके बाद रितेश पांडे संसदीय बिजनेस सर्वे में देश के 539 सांसदों के बीच 19वें नंबर पर आए। वो टॉप 20 में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के सांसद थे, उनके साथ ये अचीवमेंट जुड़ता है। 20 में रितेश लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के फ्लोर लीडर बन गए। संसद में एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने वाले वो सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक थे। रितेश कई संसदीय समितियों में भी सक्रिय रहे, इनमें विदेश मामलों की स्थायी समिति हो, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक हो, 2019 की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति और जैविक विविधता संशोधन का जो विधेयक था, इसके अलावा 2021 में वो संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हुए। इसके बाद जब उनको लगने लगा कि 2024 में उनका मामला बसपा से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, जीतने के आसार कम है, तो वो 2024 के पहले, चुनाव से पहले वो दिल्ली में भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। उनको प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में सदस्यता दिलाई थी, वो बड़ा वायरल हुआ था। हालांकि इसके बाद बसपा ने भी बहुत कुछ लिखा था उनके बारे में, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो छोड़ दी। उनको लग रहा था कि वो भाजपा के बैनर पर चुनाव जीत जाएंगे और इसी की बार्गेनिंग उन्होंने अपने पिता से की थी कि आप राज्यसभा में वोट देंगे। 23 का जो चुनाव हुआ था, उसी वोट के बाद रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। लेकिन लालजी वर्मा ने, जो कटेहरी के उस समय विधायक थे अंबेडकर नगर के, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े। लालजी वर्मा भी अपने आप में कद्दावर और बिल्कुल घाघ नेता हैं और बुरी तरह पटकनी देते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत लालजी वर्मा ने दर्ज की। 1 लाख से ज्यादा के वोटों का मार्जिन था जिससे इन्होंने उनको हरा दिया था। अब पिता पुत्र राकेश पांडे, रितेश पांडे, जो बात मैंने आपको बताई पहले भी कि अब उनको ये बात लगने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट नहीं मिलेगा, एक को ही मिलेगा 27 के चुनावों में। अब या तो इन दोनों में से एक 27 का चुनाव ले ले, फिर एक जो है जब 29 का लोकसभा का चुनाव होगा तब ले लेगा। इतना इंतजार वो नहीं करना चाहते, इसलिए दोनों बाप बेटे समाजवादी पार्टी की तरफ अब दयनीय दृष्टि से नजर बनाए हुए हैं। तो खबरें ये हैं कि समाजवादी पार्टी से ये दोनों ही लोग संपर्क में हैं। पिता एक बार फिर से शिवपाल यादव के मार्फत अखिलेश यादव तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और मुमकिन उम्मीद है अखिलेश यादव इन दोनों को लेकर मान भी जाएंगे। क्यों मान जाएंगे, उसकी 2 वजहें समझाता हूं आपको कि अखिलेश यादव 27 के चुनाव में यह बात जानते हैं कि जीतना बहुत जरूरी है 27 का चुनाव, और राकेश पांडे जिस कद के नेता हैं वो अपनी सीट पर अपना दमखम रखते हैं, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। तो ये दोनों के लिए जो एक कहते हैं ना कि चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, तो यही वाली कहानी है। रितेश पांडे, राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के लिए फ्रूटफुल है और समाजवादी पार्टी इन दोनों के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि बसपा से चुनाव जीत भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। ये बसपा से भी टिकट मांगेंगे, बसपा भी दे देगी इनको टिकट, लेकिन उनको पता है कि बसपा सत्ता में आने वाली नहीं। सत्ता में कौन आएगा? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से टिकट के आसार नहीं है, तो समाजवादी पार्टी से दोनों को टिकट मिल जाएगा।
कहा यह जा रहा है कि अगर राकेश पांडे इसी जलालपुर से लड़ेंगे तो रितेश पांडे को कहीं आसपास की सीट से, कटेहरी या दूसरी तरफ सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कटेहरी में लालजी वर्मा अपनी पत्नी को एक बार फिर से चुनाव लड़ाएंगे। इस बार के उपचुनाव में वो भले हार गई हो, जो 10 सीटों के उपचुनाव हुए थे उनमें, लेकिन एक बार फिर लालजी वर्मा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। वो कटेहरी सीट को किसी और को देंगे और अखिलेश यादव इस पर तैयार है। किस तरीके से रितेश पांडे का मन समाजवादी पार्टी के लिए बन रहा है, ये भी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला, जब प्रोफेसर अली खान को, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था हरियाणा में, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के रितेश पांडे ने एक्स पर एक बहुत बड़ा सा पोस्ट किया था। क्या था वो पोस्ट, ये मैं आपको बताता हूं पढ़ के। उन्होंने लिखा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे लिखा, मैं अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं, मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह परिचित हूं और अभी उनके परिवार को उनकी जरूरत है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया है और गिरफ्तारी हुई है, वो पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि मैं आशा करता हूं कि प्रोफेसर अली खान के साथ शीघ्र न्याय होगा, इस तरह से कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। ये बात रितेश पांडे ने प्रोफेसर अली खान के लिए लिखी, जिससे ये बातें समझ में आ रही हैं कि वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की गुड बुक में शामिल होना चाहते हैं। जिस सीट जलालपुर की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में भी आपको जरा बता देता हूं किस तरीके से यहां पर जातिगत समीकरण है। भाजपा भले कहे कि हम जाति और धर्म पर काम नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव इसी पर लड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ों के आधार पर प्रत्याशियों के टिकट फाइनल होते हैं, उनका नाम पर मुहर लगती है। जहां पर दलित आबादी ज्यादा है वहां किसी पंडित को टिकट नहीं दे दिया जाएगा, या जहां पर मुस्लिम बाहुल्यता है वहां पर मुसलमान को ही टिकट दिया जाएगा। ये बात तय होती है, ये बात सब जानते हैं। तो जलालपुर में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो दलित की है। दलित लगभग यहाँ से 25 से 30% है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी लगातार कई बार चुनाव यहाँ जीतती रही। 2022 और 2024 में सपा को भी इस वर्ग का बड़ा समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग में केंद्र की योजनाओं के जरिए एक सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम मतदाता, जो लगभग 20 से 22% हैं। समाजवादी पार्टी का ये कोर वोटर है। व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी प्रभावशाली भूमिका है। चुनाव में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासकर जब विपक्ष बटा हो तो फिर इनके वोट बैंक का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तीसरे नंबर पर कुर्मी आते हैं, जो लगभग 12 से 14% हैं। ओबीसी का एक मजबूत वर्ग है। परंपरागत रूप से ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। भाजपा और बसपा दोनों ही इस वर्ग में सेंधमारी की कोशिश करते रहे हैं। चौथे नंबर पर यादव समाज है, लगभग 10 से 12% इनका वोट है और ये समाजवादी पार्टी का ही सबसे ज्यादा मजबूत आधार है। जलालपुर में यादव समुदाय सघन रूप से कुछ गांवों में बसा है और संगठन में सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। पांचवें नंबर पर राजभर समाज है, लगभग 6 से 8% इस वर्ग में इनकी जिम्मेदारी है। ओपी राजभर और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक्टिव हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को यहाँ पर लगाया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके बाद ब्राह्मण और ठाकुर आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 8 से 10% है। ये संयुक्त रूप से परंपरागत तौर पर भाजपा को समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के फेवर में भी जाते हैं। जलालपुर के कई गांव ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मणों का खासा प्रभाव है। 7वें नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसमें निषाद, प्रजापति, मौर्य और पासवान आते हैं, जो 10 से 12% अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। ये जातियां चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती हैं और मौजूदा सरकार में भाजपा और सपा दोनों ही इन वर्गों को साधने में अपनी कोशिशों को लगे रहते हैं। और अगर विधायक चुनना है तो सिर्फ मुस्लिम, दलित, यादव एक साथ अगर आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी लीड लेकर के और चुनाव को जीतने की तरफ बढ़ सकती है। अगर इसमें ओबीसी भी जुड़ जाता है या भाजपा ओबीसी के साथ कुछ दलितों को जोड़ लेती है तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, चूंकि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है, इसकी वजह से मतदाताओं को प्रभावित करती है। तो अगर रितेश पांडे या राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे तो फिर यहां से चुनाव उनका जीतना आसान हो जाएगा। इसी सीट पर यानी कि जलालपुर सीट पर 2017 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर रितेश पांडे ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने भाजपा के डॉक्टर राजेश सिंह को 13,000 वोटों के आसपास से हराया था। उसके बाद वो बसपा में चले गए, वहां से लोकसभा के सांसद बन गए। 22 में समाजवादी पार्टी ने राकेश पांडे को जलालपुर सीट से चुनाव लड़ाया।
चुनाव जीतकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर राजेश सिंह को, ये राजेश सिंह पिछली बार भाजपा से लड़े थे, इस बार बसपा से लड़े थे, यानी कि 17 के चुनाव में वो भाजपा के बैनर पर थे, इस बार बसपा के बैनर पर थे। 13,000 वोटों से वो फिर हार गए। इस बार राकेश पांडे ने उनको पटखनी थी। रितेश पांडे, राकेश पांडे दोनों समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक ऑप्शन यहां से और बनता है कि अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव इन दोनों को नजरअंदाज करें, राकेश पांडे और रितेश पांडे को, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाए, बोले नहीं नहीं आपने दगा की, हम आपको नहीं लेंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी के पास क्या ऑप्शन बनते हैं? 5 चेहरे हैं, 5 नाम हैं जो यहां पर बहुत एक्टिव है, ध्यान से सुनिए। पहला नाम है सुभाष राय का। सुभाष राय साल 2019 में जलालपुर सीट पर उपचुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो जीते थे। हालांकि वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उनके भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में होने की पूरी संभावनाएं हैं और लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट पर उन्होंने ही रितेश पांडे को हराया था और सपा से जीत दर्ज की थी। उनका इन सीटों पर बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभुत्व है। किसी का भी टिकट फाइनल होगा बिना लालजी वर्मा की सहमति, बिना उनकी रजामंदी के नहीं होगा। इसके बाद अगला नाम आता है डॉक्टर अशोक कुमार यादव का। समाजवादी पार्टी के पुराने और जमीनी नेता हैं और शिक्षित पिछड़े वर्ग से आते हैं। जलालपुर और आसपास के क्षेत्रों में संगठन में मजबूती से काम कर रहे हैं, बड़ा नाम है, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। इसके बाद नाम आता है राममूर्ति निषाद का, जो मछुआरा समुदाय से आते हैं और समाजवादी पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। निषाद वोट बैंक में इनकी एक बड़ी भूमिका है, बड़ा नाम है। 5वां नंबर आता है राजकुमार मौर्य का। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और युवजन सभा से जुड़े हैं। जलालपुर और टांडा जैसे क्षेत्रों में इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों के बीच में इनका एक खासा प्रभाव नजर आता है। ये वो 5 नाम हैं जो राकेश पांडे, रितेश पांडे के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बात यहां से यही निकलती है कि क्या रितेश पांडे, राकेश पांडे पिता पुत्र जिस रंगबाजी के साथ, जिस जलवे जलाल के साथ भाजपा में गए थे, वहां पर अब वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। भाई ये भी देखिए बहुत क्लियर कट बात है। 2 बातें हैं, मैंने आपको पहले भी बताई कि भाजपा एक परिवार में एक साथ 2 लोगों को टिकट नहीं देती। राजनाथ इसके सबसे बड़े उदाहरण है, उनके दोनों बेटों को टिकट आज तक नहीं मिल पाया। दूसरे नंबर पर मेनका गांधी हैं, लोकसभा में मेनका को टिकट मिला तो वरुण को नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि पिता पुत्र एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाए। तो रितेश और राकेश दोनों को ये बात पता है कि 27 के चुनाव में उनको भाजपा दोनों को टिकट नहीं देगी। अगर रितेश को देगी तो राकेश को नहीं देगी, राकेश को देगी तो रितेश को नहीं देगी। अब या तो राकेश फिर से भाजपा के टिकट पर जलालपुर से चुनाव लड़े, रितेश 2029 का इंतजार करें, लेकिन इतना वो इंतजार करना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी में उनकी फील्डिंग सेट हो जाएगी, आसानी से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, जीतने में जो है सक्षम भूमिका निभा सकते हैं। समाजवादी पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। तो बागी विधायकों में इन 2 के नामों पर वापसी की गुंजाइशें ज्यादा है। ये बात आप जान लीजिए। इंटरनल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनको दोबारा से वापस ले आ सकती है। तो यहां से वही कहानी शुरू होती है कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या रितेश और राकेश की वापसी की संभावनाएं समाजवादी पार्टी में प्रबल हैं? खबरें ये चल रही हैं और हम आपको बता रहे हैं कि रितेश पांडे और राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अगर दोनों लोग आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी में 27 की क्या गुणागणित होगी, इस पर आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव को अपने बागी विधायकों पर भरोसा करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने 23 के राज्यसभा के चुनाव में दगा की समाजवादी पार्टी के साथ? हालांकि दगा करने वाले 7 विधायकों में से कईयों पर तो अखिलेश यादव खुलकर बोल चुके हैं, उनके नाम पर वो कह चुके हैं कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन राकेश और रितेश के नाम पर कोई बात उन्होंने नहीं कही है। अंबेडकर नगर, टांडा, बहराइच, गोंडा, इस बेल्ट के जो बड़े नेता हैं वो भी राकेश और रितेश को लेकर के बहुत कोई ज्यादा बड़ी बात या बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के एंटी बात नहीं कह रहे, क्योंकि गुंजाइशें इन दोनों की वापसी की है। आपकी राय इस पर क्या है हमें जरूर बताइएगा, और आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही।